हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सबका स्वागत करता हूं संजय ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि वीडियोस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आज जो सेकंड सेमेस्टर का बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर है जो आपका कल होने वाला है पेपर 1, उसके लिए वीडियो लेकर के मैं आया हूँ। ठीक है, ये मैं पिछले साल का 2022 का पेपर लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं कि बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 लास्ट ईयर का पेपर है। इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन ये लेके आया हूँ कि जो लोग अभी तक बिजनेस इकोनॉमिक्स इस वेट में हैं कि कोई वीडियो अपलोड होगा, वो वेट ना करें, वो तुरंत ही जा करके इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में पेपर 1 और पेपर 2 बिजनेस इकोनॉमिक्स के वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आप वहां जा करके वीडियोस को 2-3 बार जरूर देखें। ठीक है ना, ताकि आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आए, आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का 2022 का पेपर है। ठीक है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स बीकॉम, क्रेडिट स्कोर आपको पता है, CBCS मोड है। आगे चलते हैं अपने मेन काम पे और इसमें हम पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस इफ लेबर इज इंक्रीज्ड एंड कैपिटल इज रिड्यूस्ड दिस विल बी कॉल्ड। अब जब किसी भी एक चीज में दो कमोडिटीज, दो गुड्स, किसी भी दो फैक्टर्स की अगर बात हो रही है, एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है, ये कब होता है? आप जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड को बढ़ा रहे होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए या तो आप लेबर का इस्तेमाल करेंगे, या तो आप कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे, या तो आप दोनों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लेबर को इंक्रीज करेंगे तो कैपिटल को कम करेंगे, या फिर अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादा प्रमोट करेंगे तो आप लेबर को डिक्रीज करेंगे। तो यानी क्या है, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। एक काम को करने के लिए इसके अलावा हम दूसरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप अगर फिर से पढ़िए, इफ लेबर इज इंक्रीज्ड एंड कैपिटल इज रिड्यूस्ड दिस विल बी कॉल्ड, तो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन द फैक्टर्स। बात समझ में आ रही है? लेबर और कैपिटल जो दो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, उनके बीच का सब्स्टिट्यूट। बात समझ में आ रही है, जिसके बारे में बात कर रहा था आपसे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द स्टडी ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन ओनली वन फैक्टर। तो जब चेंज इन ओनली वन फैक्टर की बात आती है तो आपके दिमाग में, अगर आपने पढ़ा है तो आपके दिमाग में वेरिएबल प्रोपोर्शन तुरंत क्लिक करता है, और साथ ही साथ रिटर्न टू अ फैक्टर। क्या होता है वेरिएबल प्रोपोर्शन में? और इस पे आप देखते हैं कि जब आप शेड्यूल बना रहे होते हैं, तो आप एक जगह लैंड लेते हैं, आप एक जगह लेबर को लेते हैं, तो आप देखते क्या है कि लैंड को आप हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, कोई एक वैल्यू लेकर के उसको हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, और आप लेबर्स को इंक्रीज करा रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है? और फिर उसी हिसाब से अपना टीपी और एपी बनाते हैं, एमपी बनाते हैं। ठीक है ना, अब अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर ए और सी दोनों है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बोथ ए एंड सी। बात समझ में आ रही है? आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज फाउंड इन लैंड। अब लैंड में इसमें से कौन सी क्वालिटी फॉलो करती है? तो आपको सीधी सी बात है, ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर भी है, नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन एफर्ट भी है, तो पक्का सी बात है कि ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, तो ये भी होगा, तो डी आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? यानी कि आपके ए बी सी तीनों, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एन एल शेप आइसोकॉन्ट। एल शेप आइसोकॉन्ट की बात हो रही है, एक आइसोकॉन्ट जो एल शेप का है, इसकी बात हो रही है। तो इसका पूछ रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो या तो हम इसी कमोडिटी को यूज करेंगे, या तो हम इसको यूज करेंगे, या तो एक्स को यूज करेंगे, या तो वाई को यूज करेंगे। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कहां लग रहा है? तो ये इसको हम क्या लिख कह लेंगे कि इसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 है। ठीक है, आगे चलते हैं। एन आइसोकॉन्ट इज सिमिलर टू। तो आप जानते हैं कि आइसोकॉन्ट का शेप किस तरह का होता है? ये आइसोकॉन्ट हो गया, जो कि इंडिफरेंस कर्व जैसा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। when total physical product increases at a diminishing rate then। अब पूछ रहा है कि अगर टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से, तो उस समय मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी इंक्रीज करेगी, मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी कांस्टेंट रहेगी, एवरेज प्रोडक्ट आपका इंक्रीजिंग होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका, हाँ ठीक है। देखिए, आप अगर हल्का सा भी दिमाग लगा पा रहे हैं तो आपको ये दिख रहा होगा कि जब आप टीपी को इंक्रीज कराते हैं तो पहले वो तेजी से होता है और फिर वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करता है, और जिस जगह पर टीपी मैक्सिमम होता है उसी जगह पर आपका जो एमयू होता है, उसी जगह पर 0 हो रहा होता है। उसी जगह पर क्या हो रहा होता है? 0 हो रहा होता है। और जिस जगह से आपका टीपी डिक्लाइन करना शुरू होता है उसी जगह पर आपका एमपी डिक्लाइन कर रहा होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी, एमपी इज डिक्रीजिंग आंसर होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात?
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द मेन रीजन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिपेंडेंट, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, सम फैक्टर्स आर मोर प्रोडक्टिव देन अदर्स। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है ना। ये सारी ही चीजें आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। When all production inputs are increasing by a given proportion, it is called। जब सभी सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज कर रहे होंगे तो उसी को तो हम रिटर्न टू स्केल कहते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आपने पढ़ा होगा इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जब बात कर रहे होते हैं तो ये इंटरनल इकोनॉमीज है, ये भी इंटरनल इकोनॉमी में आता है, लेबर भी आता है, लेकिन इकोनॉमीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो है ये आपका इंटरनल इकोनॉमीज में नहीं आता है, इसीलिए नॉट पूछा हुआ है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सटर्नल पे भी पूछ लिया है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर अवेलेबल टू। तो ये आपका लार्ज इंडस्ट्री पे होता है, लार्ज फर्म्स इन एन इंडस्ट्री जो होती हैं उस पे ही होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 क्या है? व्हाइल ड्राइंग एन आइसोक्वांट वी जनरली टेक। अब आइसोक्वांट जब आप बनाते हैं तो आप क्या लेते हैं? आप लेबर और कैपिटल ही लेते हैं, ठीक है ना। लेबर और कैपिटल ही लेते हैं, प्रोडक्शन का पार्ट है ये सब। और प्रोडक्शन में हम मैक्सिमम टाइम किस चीज की बात कर रहे होते हैं? लेबर और कैपिटल की बात कर रहे होते हैं। लैंड हम कांस्टेंट मान के चलते हैं एक तरीके से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। तो प्रोडक्शन फंक्शन, पहली बात तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह का होता है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में हम फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं और फैक्टर्स की क्वांटिटी की बात कर रहे होते हैं। तो यानी कि इस ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शंस में से क्वांटिटी की बात कौन कर रहा है? तो ये तीनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, क्वांटिटी की बात ऑप्शन नंबर ए कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है ना। लेबर, कितने लेबर कैपिटल का इस्तेमाल करके कितने आउटपुट हम प्रोड्यूस किए हैं, इसी की बात यहां पर प्रोडक्शन फंक्शन में हो रही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो आप सब जानते हैं कि जो टोटल कॉस्ट होता है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से बनता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो आपसे बोला है कि टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है? तो यही फिक्स्ड कॉस्ट है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेरिएबल कॉस्ट। इसमें से कौन सा वेरिएबल कॉस्ट नहीं है? तो ये जो इलेक्ट्रिक बिल नहीं यार, इलेक्ट्रिक बिल, बिजली का बिल, ठीक है ना, ये बिल की बात हो रही है, घंटा नहीं बजाना है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो वेजेस ऑफ डेली वर्कर्स, ये सब आपके वेरिएबल कॉस्ट हैं, ठीक है ना। आप जितने लेबर्स बुलाएंगे, जितना इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, उतना आपकी कॉस्ट ज्यादा या कम होगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आप जानते हैं कि इंप्लिसिट कॉस्ट होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सा इसमें से नहीं है? तो वेजेस एंड सैलरीज, फिर आपका रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सप्लाइड बाय एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ। अब ये खुद ही कर रहा है भाई, तो एक्सप्लिसिट कहां हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। When एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस, मार्जिनल कॉस्ट, आप सबको ये बात याद होगी, ठीक है ना। एवरेज कॉस्ट जब इंक्रीज करता है तो मार्जिनल कॉस्ट के साथ क्या होता है? मान लीजिए मुझे नहीं याद है, तो मैं क्या करूं? मुझे मालूम है ये ग्राफ, ये हो गया एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कुछ इस तरह से आ रहा होता है, ऐसा कुछ। तो ये बोल रहा है कि जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रहा होता है तो मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इंक्रीज यहां से हो रहा है, उस समय मार्जिनल कॉस्ट ये जा रहा है। तो ये बताइए कि एवरेज कॉस्ट जो है उससे तेज मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। आप देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है एवरेज कॉस्ट से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? व्हेन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज कॉस्ट, झूठ में मिटा दिया यार सेम है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना। हालांकि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को दो जगह पे कट करता है, एक बार ऊपर, जैसे कि अगर मैं इसको और ऊपर लेते जाऊं तो ये दो जगह पर कट करेगा, ठीक है ना। लेकिन इक्विलिब्रियम कहां होता है? जब वो नीचे से एवरेज कॉस्ट को काट रहा होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी भी वो कॉस्ट क्या कर सकता है? और कम बियर कर सकता है नीचे आकर के।
लेकिन यहां से वो और कॉस्ट अगर टाइम देगा तो उसकी कॉस्ट ऊपर की तरफ जाएगी, इसलिए ये उसकी वो कॉस्ट होगी जहां पर वो रहना चाहेगा, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब पूछा क्या है कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट कट्स एवरेज कॉस्ट फ्रॉम बिलो, तो क्या होता है, तो उस समय एवरेज कॉस्ट लीस्ट है, सीधी सी बात है, इसी पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट क्या है, लीस्ट है आपका, ठीक है, और साथ ही साथ एवरेज कॉस्ट हाईएस्ट नहीं, फिर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये AC इज इक्वल टू MC तो है ही, तो यानी कि बोथ A एंड C आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन, इन द लॉन्ग पीरियड ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट, वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल एंड अदर आर फिक्स्ड, ऑल द अबव। तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। जब भी हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे होते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट, नहीं उतना अच्छा नहीं लग रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल, अदर्स आर फिक्स्ड। देखिए जब ये बात हम कर रहे होते हैं कि एक वेरिएबल होता है और बाकी फिक्स होते हैं, तो वहां पर हम जनरली बात कर रहे होते हैं शॉर्ट रन की, लेकिन आपसे लॉन्ग रन की बात किया हुआ है, तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इसका एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन इसका ऑप्शन बी भी हो सकता है। इस हिसाब से इसका आंसर कई लोग डी बता रहे हैं, ठीक है ना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डाउटफुल है थोड़ा सा, ठीक है ना, वो डाउटफुल है, वो बनाने वाले और ऑप्शंस देने वालों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है एक तरीके से। बात समझ में आ रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, और सी आप मान सकते हैं कि एक केस हो सकता है कि ऐसा हो, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। नहीं तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये है कि लॉन्ग रन में आपका जो दोनों वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, दोनों फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर इसके इस आंसर का एक एकदम प्रॉपर आंसर चाहते हैं कि नहीं सर आप अपनी तरफ से बताइए, तो मैं डी को कह देता हूं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी मैंने आपको बताया ये बात, कौन सा इसमें सही है, तो TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, ठीक है ना, कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मिलकर टोटल कॉस्ट बनाते हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। आइसो कॉस्ट लाइन की बात हो रही है, इनपुट्स की बात करता है ये, ठीक है ना, प्राइस जो होती है प्राइस ऑफ इनपुट्स की बात करता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। Which of the following is not a property of isoquant? इसमें से कौन सा आइसोक्वांट नहीं है। तो देखिए आइसोक्वांट की हम लोग बात कर रहे थे, अभी मैंने डायग्राम भी पीछे बनाया था, तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन तो होता ही है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। दे कैन टच आइदर एक्सिस, नहीं एक्सिस कैसे टच करेगा, ये अगर आपके एक्सिस हैं ये कभी इनको टच नहीं करता है, ठीक है, दोनों ही एक्सिस को टच नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सी भी पढ़ लेते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग, देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है ही, फिर हायर आइसोक्वांट शोज हायर आउटपुट, एक और आइसोक्वांट बना देंगे, हायर जितना हायर जाते जाएंगे उतना हायर आउटपुट आपको देगा। बात समझ में आ रही है। तो ये तीनों इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ए, सी और डी, लेकिन बी क्या है, इसका आंसर है, क्योंकि यहां पर नॉट पूछा हुआ है। बात समझ में आ रही है, बी इसका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। डैश यूटिलिटी इज 0 एट द पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई, अंग्रेजी है देख लीजिए, पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन की। तो ये बताइए पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है। आपका अपना एक शाम का डिनर होगा, डिनर पे आपका फिक्स होगा कि 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी आप कितना खाते हैं। तो वो जब आप चौथी रोटी खा लेंगे, जैसे मैं अपने जैसे भूखड़ लोगों की बात कर रहा हूं, मैं जब चौथी खा लेता हूं तो मैं सेटिस्फाई हो जाता हूं। तो जब मेरी जो यूटिलिटी है वो 4 रोटी की है, तो मेरी टोटल यूटिलिटी 4 रोटी की है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा हुआ इज 0, तो यानी टोटल यूटिलिटी की बात नहीं कर रहा है ये। जिस समय TU 4 होगा, मेरा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, जितना हमको चाहिए उतना हमको मिल चुका होगा, तो एडिशनल की रिक्वायरमेंट हमको 0 होगी। और एडिशनल की बात जब होती है तो हम किस टर्म का इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स में, मार्जिनल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है कि पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन वही होगा जहां पर मेरी TU मैक्सिमम होगी, और जहां पर मेरी TU मैक्सिमम होती है वहां पर मेरा MU 0 होता है। खत्म हो गई बात, मार्जिनल आंसर। बात समझ में आ गई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो मार्शल की डेफिनेशन कौन सी है इसमें, तो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। आप जानते हैं कि वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन एडम स्मिथ की है, आप जानते हैं कि स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन आपकी रॉबिन्स की है, आप जानते हैं कि ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन आपकी पॉलिस सैमुअल्सन की है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो कि मार्शल के द्वारा दी गई थी, ठीक है। चलिए इससे और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे। इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, ये बात आपसे रॉबिन्स ने कही थी, आपसे मतलब बात समझ रहे हैं ना, ये बात
रॉबिन्स के द्वारा कही गई थी, इसलिए ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रॉबिन्स हो जाएगा। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की जब बात होगी तो ग्रोथ की बात मॉडर्न डेफिनेशंस है। ये तो वेल्थ की बात 1776 में ही हो गई थी, वेलफेयर की बात उसके बाद तुरंत मार्शल आकर कर दिए, और फिर रॉबिन्स ने स्कार्सिटी की बात कर दी। लेकिन बाद में एक नई चर्चा शुरू हुई मॉडर्न इकोनॉमिक्स में जिसका नाम ग्रोथ था। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 26, इफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, देखिए बहुत ही भयावह क्वेश्चन जिसका कोई आंसर नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, ठीक है ना। इफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स अनचेंज्ड डिस्पाइट ऑफ डिक्रीज इन इट्स प्राइस, और मैं अपनी बात को सेटिस्फाई करने के लिए आपको कहानी सुना रहा हूं, ठीक है। जब भी हम डिमांड की बात कर रहे होते हैं तो डिमांड के चेंज होने के पीछे जो हम फैक्टर्स पढ़ते हैं उसमें डिमांड या तो मूव कर रहा होता है, या तो उसमें मूवमेंट हो रहा होता है, या तो उसमें शिफ्टिंग हो रही होती है। मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ये डिमांड कर्व है तो अगर हम कहीं यहां पर हैं, मान लीजिए किसी पी पॉइंट पे हैं, आप जानते हैं कि वाई एक्सिस पे प्राइस होता है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी होता है, आप ये बात जानते हैं। पी से अगर हम यहां मान लीजिए किसी पॉइंट क्यू पे गए, तो पी से क्यू पे गए तो आपका एक्स क्वांटिटी पहले से डिक्रीज किया। जब आपकी क्वांटिटी डिक्रीज की तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। क्या कारण होगा? इस पी पे आपकी प्राइस कुछ P1 होगी, लेकिन जैसे ही आप इस क्यू पे जा रहे हैं तो आपकी प्राइस कुछ बढ़कर P2 हो गई। आपकी प्राइस बढ़ेगी तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि आपकी क्वांटिटी कम होगी। बात समझ में आ गया? तो प्राइस के चेंज होने पर मूवमेंट होता है, और आप जानते हैं कि प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स होते हैं उनके चेंज होने पर आपकी शिफ्टिंग होती है। यह बात आपको क्लियर है? यहां पर बोला हुआ है कि डिक्रीज इन इट्स प्राइस, बात तो कर रहा है कि प्राइस के चेंज होने की, लेकिन यहां पर जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो अगर मैं मूवमेंट की तरफ जाऊं तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दिख रहा है, ठीक है ना। ये दोनों तो मैं इसलिए काट दूं क्योंकि यहां पर प्राइस के चेंज होने से फैक्टर पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? प्राइस के चेंज होने से फैक्टर पूछ रहा है, और प्राइस के चेंज होने से अगर फैक्टर पूछ रहा है तो इसका आंसर सी और डी में ही कोई होगा, ठीक है। तो मैंने कोशिश की इसकी आंसर देने की, तो हम अगर ये कहें कि प्राइस के डिक्रीज करने पे भी डिमांड अगर चेंज नहीं हो रही है तो इसका डिमांड अभी उतनी ही है, तो हम कुछ एक्सपेंशन सोच सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां पर प्राइस की वजह से नहीं लिखा होता तो मैं इंक्रीज के साथ चला जाता। डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि प्राइस के चेंज होने पर आपकी डिमांड अभी भी उतनी है। बात समझ गए? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मैं अपनी तरफ से नहीं बता सकता, मैं बी और डी दोनों ही के साथ कंफ्यूज्ड हूं, क्योंकि इसका आंसर नहीं है ये, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में एरर है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन बनाने वाले ही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बता पाएंगे शायद, ठीक है, क्योंकि आप कहीं भी ढूंढ लेंगे ना इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, और जो बनाया हुआ है इस पेपर को वो भी इसका आंसर अगर आपको इकोनॉमिक्स के हिसाब से समझा देगा तो अच्छी बात है, मुझे नहीं उम्मीद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो टोटल यूटिलिटी विल बी। जब mu जीरो है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये हमारा कर्व होता है, ये हमारी टोटल यूटिलिटी है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऐसी होती है कुछ जहां पर TU मैक्सिमम होता है, वहीं पे एडिशनल की रिक्वायरमेंट हमको नहीं होती है। 4 रोटी मैं खाता हूं, 5वीं नहीं खाऊंगा, मन नहीं है मेरा। बात समझ में आ रही है? तो और एडिशनल की रिक्वायरमेंट वहां जीरो होगी, और मार्जिनल का मतलब एडिशनल। तो TU मैक्स पे एडिशनल की रिक्वायरमेंट जीरो, यानी पूछा हुआ है कि जहां मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है वहां टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? तो मैक्सिमम होगी। ग्राफ बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ एनी गिवन कमोडिटी फॉर अ गिवन कंज्यूमर ऑल्सो। मार्जिनल यूटिलिटी की बात हो रही है, तो देखिए जो डिमांड कर्व है आपका, डिमांड कर्व, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। डिमांड कर्व जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व से ही डिराइव हुआ है, ठीक है ना। अब ये उसकी क्लास नहीं है थ्योरी की, नहीं तो मैं बताता इसके बारे में, ठीक है ना। आप जानते हैं कि MU का कर्व भी ऐसा होता है, और DU का, डिमांड का कर्व भी आपका ऐसा होता है। ये डिराइव यहीं से हुआ है, MU से, ठीक है ना। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। डिमांड इज इंपैक्टेड बाय अ चेंज इन। तो डिमांड किसकी वजह से? आपकी इनकम चेंज हो जाएगा तो डिमांड चेंज हो जाएगा, पॉपुलेशन चेंज हो जाए तो डिमांड चेंज हो जाएगा, प्राइस चेंज हो जाए डिमांड चेंज, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन द। अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन पूछा है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। देखिए एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की जब भी बात होगी, ठीक है ना, तो हम लोग प्राइस की बात वहां करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैंने उसका एप्रोप्रिएट आंसर प्राइस के चेंज होने की वजह से एक्सपेंशन कहा है, ठीक है ना, उसके पीछे यही लॉजिक है।
तो प्राइस जब कमोडिटी की चेंज होगी तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अदर फैक्टर्स अगर चेंज होंगे तो वहां पर शिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रिलेट्स डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये कंजम्पशन से रिलेट करेगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे जैसे आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे आपकी और एडिशनल की रिक्वायरमेंट क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। यही बात हम लोग करते हैं। ठीक है, 32 जनरली द डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी इज, डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी जनरली कैसी होती है, तो आप जानते हैं डिमांड कर्व ऐसी होती है तो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होती है। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 पर। इफ एन इंक्रीज इन प्राइस, इफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीज द डिमांड ऑफ वाई कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स के बढ़ने पर अगर डिमांड ऑफ वाई बढ़ जाए, जैसे मैं कुछ सोचता हूं, कोशिश करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक टी ले लिया और एक कॉफी ले ली। ठीक है, टी की प्राइस मान लीजिए मैंने कह दिया कि 10 रुपए की टी है। ठीक है, और कॉफी मैंने एग्जाम्पल के रूप में मैंने मान लिया कि ये कॉफी जो है वो 15 रुपए की है। ठीक है ना, 10 रुपए की चाय मिल रही है, 15 रुपए की आपको कॉफी मिल रही है। हुआ ये, इसको मैं एक्स कमोडिटी मान लेता हूं और इसको मैं वाई कमोडिटी मान लेता हूं। ठीक है, अगर मैं एक्स कमोडिटी के प्राइस को बढ़ा करके 12 रुपए कर दूं तो बहुत से चाय वाले लोग कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, कहेंगे यार 12 की चाय है, 15 की कॉफी है, चलो कॉफी पीते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि टी की प्राइस जब बढ़ेगी तो कॉफी और टी के प्राइस में डिफरेंस कम हो जाएगा, तो लोग क्या चाहेंगे कि हम कॉफी की तरफ शिफ्ट हों, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ जाए, अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ जाए, प्राइस ऑफ टी बढ़ जाए, तो इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ वाई कमोडिटी, तो वाई की डिमांड क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। ये टी और कॉफी कैसे केस हैं, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सब्स्टिट्यूट्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता तो क्या होता, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आएगा ऐसा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल आप ले लीजिए ना। मान लीजिए पेट्रोल हो गया और कार हो गई। ठीक है ना, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती जा रही है तो पेट्रोल वाली कार की डिमांड क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो यहां पर अगर एक्स कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो वाई की डिमांड क्या होगी, कम होगी, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, सीधी सी बात है। गिवन गुड्स और बाकी सारी चीजें तो उसके एक्सेप्शन है। ठीक है ना, नॉर्मल गुड्स इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। When the demand curve is parallel to x-axis, when the demand curve is parallel to x-axis, the elasticity of demand is, देखिए बना लीजिए तुरंत, ये पैरेलल है x-axis के, यहां पर प्राइस होता है, यहां पर क्वांटिटी होता है। इसके पैरेलल होने से क्या मतलब हुआ कि आपकी क्वांटिटी कितनी भी चेंज हो जाए आपकी प्राइस कांस्टेंट रहेगी, आपकी प्राइस कांस्टेंट रहेगी। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब बात करते हैं तो आप कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ये परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस होता है। अगर आपकी प्राइस ही कांस्टेंट हो गई, यानी चेंज प्राइस में नहीं हो रहा है, यानी जीरो हो रहा है, जीरो अगर नीचे वाली वैल्यू अगर जीरो हो गई तो पूरी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। ठीक है ना, चलिए जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, उसका रिप्लाई करता हूं। ठीक है ना, आप जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, इन केस ऑफ डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखिए ठीक उसका उल्टा पूछ दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस कर लीजिए। अब ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपकी फिक्स हो गई किसी भी प्राइस पे। अब फिर से ऊपर क्वांटिटी था, नीचे प्राइस था, नीचे वाली वैल्यू में कोई, सॉरी ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, यानी चेंज जीरो है। ऊपर वाली वैल्यू जीरो का मतलब पूरी वैल्यू जीरो, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आ रही है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव इन केस ऑफ, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होगा किस केस में, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है कि परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, ठीक है ना, अपॉन परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, सॉरी इन प्राइस
ऑफ गुड वाई। अब गुड वाई के प्राइस के चेंज होने पर गुड एक्स की डिमांड पे क्या असर पड़ता है, इसी को हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। बात आपको समझ में आ गई। अब पूछा क्या है, पूछा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब नेगेटिव होता है। तो आपके पास दो केस हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड का केस है और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का केस है। अभी आपने पीछे देखा कि सब्स्टिट्यूट गुड में जब टी की प्राइस बढ़ रही थी तो कॉफी की डिमांड भी बढ़ गई, तो दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, तो पॉजिटिव रिलेशन। आपसे नेगेटिव पूछा हुआ है। पेट्रोल की प्राइस जब बढ़ी तो पेट्रोल वाली कार की डिमांड घट गई, नेगेटिव रिलेशन, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रही है बात? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स क्रॉस इलास्टिक, फिर वही क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूट के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, तो बताइए। टी और कॉफी वाले केस में सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात है। टी की प्राइस बढ़ा दीजिए, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, देखिए एक ही कॉन्सेप्ट को कम से कम 6 से 7 बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में इसलिए बार बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। ये पूछता है इससे क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 0 कब हो जाएगी, तो यार सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दो केस तो हम लोग पढ़े हैं, अब उसकी वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब वो जो दो गुड्स होंगे उनमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी आपस में, यानी इनडिपेंडेंट गुड्स के केस में वो 0 हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 पूछ रहा है, एट अ मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी देखिए, फिर से देख लीजिए इस बात को। ये आपका एक मान लीजिए कोई डिमांड कर्व है, ठीक है। इस पे कुछ पॉइंट्स अगर मैं आपको बता ही देता हूं, ये देख लीजिए। मान लीजिए मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, और मैंने कह दिया कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। और हमको बताइए कि मिड वाले पॉइंट पे, यही सी तो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होगी। तो आपने मेथड पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड का फॉर्मूला क्या कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए? वो कहता है लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट अपॉन लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट। बात समझ में आ रही है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब ये बताइए इसमें कितने, 1 और 2 आ गया आपका लोअर सेगमेंट, ऊपर भी आपका कितना आ गया, 2, ठीक है। कितना आ गया रिजल्ट, 1। तो यानी कि इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। लेकिन आपसे मान लीजिए पूछ दिया कि ए पे इलास्टिसिटी क्या होगी, तो फिर से देखिए नीचे कितने हैं लोअर सेगमेंट, 1 2 3 4, यानी इसका इलास्टिसिटी में 4 हो गया ऊपर, और अपॉन लोअर अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक है ना। लोअर सेगमेंट कितने हैं और अपर सेगमेंट कितने हैं, उन्हीं का रेशियो देखना है। तो लोअर सेगमेंट आपके 4 हो गए, अपर सेगमेंट दिख ही नहीं रहा है, 0 हो गया। तो 4/0 मतलब अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। तो इस जगह पर ए पॉइंट पर आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। बी पॉइंट पे आ जाइए तो नीचे 3 है, ऊपर 1 है, यानी रिजल्ट 3 आएगा, 3/1, यानी इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ये बात समझ में आ गई? ग्रेटर देन 1 का केस आ गया। सी आपने देख लिया कि नीचे भी 2, ऊपर भी 2, 2/2, 1 यूनिटरी इलास्टिक हो गया, ठीक है। फिर नीचे वाले पे आ जाइए, 1 और ऊपर 3, 1/3 यानी लेस देन 1 आ जाएगा। लास्ट ई पे आ जाइए, ई पे लोअर सेगमेंट कोई नहीं है, 0, अब अपॉन कुछ भी लिख लीजिए, आंसर 0। बात समझ में आ रही है? तो आपसे अगर आर्क पे कोई भी पॉइंट पूछता है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपसे मिड पॉइंट पूछा हुआ है, तो मिड पॉइंट सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। ये 40 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के थे, आप इनको ध्यान से देखिए, और साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप बाकी के सारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो भी पेपर 1 और पेपर 2 के वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। इन 40 क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसको जरूर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।